बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के फिज़िक्स का हमने पहला लेक्चर जो लिया उसमें हमने स्टडी किया अबाउट चार्जेस। हमने ये जाना कि चार्ज क्या है और किस वजह से एक बॉडी पे चार्ज आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा और साथ साथ हमने चार्ज के यूनिट के बारे में भी जो है हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानी लेक्चर नंबर 2 सेकंड ईयर फिजिक्स में, और आज का टॉपिक जो हमारे साथ है वो है कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो कूलम्ब लॉ जो है ये असल में पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट चार्जेस के लिए हम ये कहते हैं कि if we brought two charges near to each other या near each other, each charge exert a force on the other charge, यानी अगर हमारे पास एक चार्ज ये है जो कि पॉजिटिव है, इसी तरह ये चार्ज ये भी पॉजिटिव है, या ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने लिखा कि अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाएं तो एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब हमने क्या कहा कि अगर इफ द टू पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जो हमने एक दूसरे के करीब जो है उसको लाया है, अगर उन if particles have same charge, अगर पार्टिकल्स पर क्या हो, सेम चार्ज हो, तो दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अगर सेम चार्जेस हो। यानी यहां मैंने पॉजिटिव लगाया है, अगर नेगेटिव भी हो तो दे विल रिपेल ईच अदर। एंड इफ they have opposite charge, they will attract each other। और अगर वो जो दो पार्टिकल्स हैं अगर उन पर डिफरेंट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो हम कहते हैं कि that is the force on each particle is directed away from the other particle, and if the particles can move, they move away from each other,
if instead the particle have opposite sign of charge, they attract each other. Instead the particles have opposite sign of charges, they attract each other. And if it free to move, और अगर वो मूव कर सकते हो तो they will move closer to each other. अगर ये चार्जेस या ये जो पार्टिकल्स हैं जिस पर दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, और ये क्या हो, ये फ्री हो, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, तो ये जो है ये क्या होंगे, ये क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आएंगे. और अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव और इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो और ये फ्री हो टू मूव, तो ये क्या होंगे, दे विल मूव away from each other, वो एक दूसरे से जो है वो दूर जाएंगे. अब ये जो फोर्स है जो कि रिपल्जन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है, जो चार्ज की वजह से है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये हम लिखते हैं कि दिस force of repulsion or attraction due to the charge properties of objects, या हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, is called, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो इसको मेजर करने के लिए कूलम ने जो है पहली दफा एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था जिसका नाम है टॉरिजन बैलेंस. अब ये टॉरिजन जो बैलेंस जो इंस्ट्रूमेंट है, ये असल में इसके लिए नहीं है कि इस पर हम चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये इसके लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन कूलम ने पहली दफा इस टॉरिजन बैलेंस को, इस दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इसको इसके मेजरमेंट के लिए पहली दफा जो है कूलम ने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या किया था, वो यूज किया था. तो हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या देगी, द फोर्स पर द चार्ज पार्टिकल, वो या हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो कूलम लॉ हमने शुरू की है, पहले हम बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं कि दैट इक्वेशन गिविंग us the force for the charge particle, for the charge particles is called Coulomb's
कूलम्स इक्वेशन या कूलम्स लॉ। तो ये जो है ये बैकग्राउंड में हमने ये कुछ इसकी बात की। ये जो कूलम है, जिस बंदे ने ये लॉ जो है पहली दफ़ा पेश की थी, ये इसका पूरा नाम जो है वो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने, ये किया था 1785 में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कूलम्ब लॉ की तरफ। जो इसका स्टेटमेंट है वो हम जो है अब लिखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो है बात की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दो चार्जेस मैंने बनाए हैं, जिस दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R है। ठीक है। अब ये Q2 जो है इस की वजह से, यानी F21, ये अब हम पढ़ेंगे कि दैट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, और यहाँ पर F12 और ये जो है ये Q2 है। अब यहाँ R12 ये यूनिट वेक्टर हम यहाँ जो है वो लिखेंगे। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर F21, यहाँ पर F12, ये जो है Q1 और ये जो है Q2, ये दोनों चार्जेस हमने ये Q1 और ये Q2। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ। तो कूलम लॉ का जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, और दोनों जो है वो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है कूलम लॉ का वो क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between the charges, the force may be repulsive or may be attractive between the charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between these two charges। तो ये जो है ये कूलम लॉ का स्टेटमेंट है। कूलम लॉ का क्या है, स्टेटमेंट है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between two electric charges which is Q1, Q2,
which is separated from each from each other by distance r, तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2, ये जो आर स्क्वायर है, इसके हम दो रीज़न जो है स्टूडेंट्स को बताते हैं। पहला रीज़न जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली है, मतलब ये कि अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को 1 टाइम कम कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है 2 टाइम्स वो फोर्स इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसको 2 टाइम्स ये डिस्टेंस जो है ये 2 टाइम्स हम कम कर ले तो फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह इस वजह से जो है क्या है, यहाँ पर जो है आर स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर चौंके राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे चौंके ये दोनों सेम है तो यहाँ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं और साइन ऑफ इक्वलिटी लगाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो हमने लगा दिया k। अब k जो है ये क्या है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है, k की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ k, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये किस पर डिपेंड करेगी कि हम क्वांटिटीज को कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले रहे हैं और ये चार्जेस किस मीडियम में पड़े हैं, आया वैक्यूम में है, आया ये ग्लास में है या प्लास्टिक में है। डिफरेंट चीज़ों पर जो है इन दो चीज़ों पर जो है इसकी क्या होगी, इसकी जो है हमारे पास इस पर डिपेंडेंसी होगी। अब चूंकि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो रहा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 1 2 लगा लिया, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर जो है क्या होगा 2 1, यहाँ पर F1 2 तो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 1 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 2 1 होगा। तो 1 2 जो मैंने यहाँ पर लगाया ये पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q1 टुवर्ड्स Q2, सही है ना। और ये जो ये हमें क्या शो करता है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये जो है यानी हमारे पास जो 1 2 है ये क्या, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और इसी तरह ये जो 2 1 है ये क्या होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q2 टुवर्ड्स Q1, और फोर्स जो होगा वो ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं यानी F1 2 जो है
और F21 जो है यानी F21 इज इक्वल टू F12. The only thing is that these two forces are opposite in direction according to the Newton third law. तो ये दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में जो है ये एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होंगे. या इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, यानी R12 का जो डायरेक्शन है वो R21 के अपोजिट है. तो F21 क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2. जो हमारे पास F21 है ना, ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. फोर्स ऑन चार्ज या फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2. और ये जो F21 है ये फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. फर्दर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्स आया जो कि बराबर है किस चीज़ के, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R. अब ये K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सही है ना. तो ये द K कांस्टेंट कैन बी जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ स्पेस. यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ स्पेस. अब बात ये है कि हम ये जानते हैं कि परमिटिविटी क्या चीज़ है. व्हाट इज permittivity? So permittivity is the property of a medium. ये एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी है which जो के affect the force between the charges. जो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसको इफेक्ट करती है. यहां पर अगर हम देखें यानी इस इक्वेशन में अगर हम लगाएं तो यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. यहां पर अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा. शायद कहीं और ये परमिटिविटी इस तरह आ जाए मीडियम की जो उसके दरमियान फोर्स को इंक्रीज करती हो, यानी इंक्रीज के साथ अगर हम परमिटिविटी इंक्रीज करें तो फोर्स जो है वो इंक्रीज होता होगा. अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली है वो है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और अगर हम K की वैल्यू यानी ये जो K है जिसमें ये 4 पाई कांस्टेंट है, अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो वो है 9.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब एक कंफ्यूजन है, वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली है वो हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये यूनिट जो है अगर हमें याद ना हो तो हम इस यूनिट को जो है वो हम किस तरह इसको जो है निकालेंगे इक्वेशन से. तो ये हम उस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं. यानी यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट की जो है यूनिट को फाइंड करना चाहें तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं. ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है. अगर हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, F एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 इनटू Q2. अब हम तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिवीजन में
इसे ले आएंगे, जब ये इक्वल्स के इस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, इस चार्ज का यूनिट कूलम, इसका भी कूलम, नीचे एफ का जो है वो न्यूटन है और इसका क्या है मीटर, जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये फर्दर बराबर हो जाएगा किस चीज के, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहां पर हमने लिखा है। अब अगर जनरली हम के की बात करें तो के की भी हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो वो किस तरह, यानी के की हम फाइंड करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर F इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो अगर हम Q1 Q2 को यहाँ पर डिवाइड करें, Q1 Q2 को यहाँ पर डिवाइड करें तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। K इज इक्वल टू आर स्क्वायर F डिवाइड बाई Q1 Q2, यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर न्यूटन और कूलम इंटू कूलम, जो कि बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर न्यूटन इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर। तो हमने इस तरह लिखा था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये के का यूनिट है। और इससे ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है, जो मैंने पहले एक रीज़न बताया जो कि एक्सपेरिमेंटली है, यहाँ पर जो हम ये पुट करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रीज़न है इसके को पुट करने का, कि इसको हम इसकी वजह से फोर्स को हम बैलेंस करते हैं। एक यूनिट भी बैलेंसिंग है, मतलब ये कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का कूलम है, आर का मीटर है। तो कूलम अगर ये ना हो तो कूलम पर मीटर स्क्वायर न्यूटन के बराबर नहीं है, लेकिन अगर इस के यूनिट हम लगाएं तो दोनों साइड्स के जो इक्वेशन है वो सेम हो सकते हैं। ये भी हम जो है लिख सकते हैं, यानी किस तरह, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इस फोर्स का न्यूटन यूनिट है, के का यूनिट हमने फाइंड किया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस चार्ज का एक मतलब कूलम स्क्वायर और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन। तो यूनिट्स जो है वो क्या है, दोनों साइड्स जो है वो डायमेंशनली जो है वो सेम होने चाहिए। और ये फिजिकल इक्वेशन जो है ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि वो दोनों साइड से क्या होंगे, वो दोनों साइड से सेम होंगे। अब हमने चार्जेस को जो रखा था वो हमने वैक्यूम स्पेस में रखा था, और वैक्यूम के स्पेस की परमिटिविटी जो थी वो क्या थी, वो थी एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर हमने इस चार्जेस को, यानी ये जो चार्जेस है ये अगर हमने रख दिए इन अ मटीरियल मीडियम, यानी वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है, मीन ग्लास है, प्लास्टिक है, तो उसकी एक ख़ास परमिटिविटी होगी जो बुक में भी दी गई है और आप मुख्तलिफ जगहों से जो है ये परमिटिविटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों चार्जेस जो है ये किसी मीडियम में हो अदर देन वैक्यूम, तो फोर्स मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ जो हम लिखते थे ये क्या होगा, ये वैक्यूम होगा। फोर्स मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा, और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन है इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अदर मीडियम। अगर हम इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कंपेयर करें किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो इससे हमारे पास एक नई क्वांटिटी आएगी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं पर पर्टिकुलर इंसुलेटर्स। तो ये एक रेशियो है, तो इस तरह रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है,
रेशियो है। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, तो एप्सिलॉन आर के कोई यूनिट्स नहीं होते। अब हम इसको एक अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? यानी अगर हम फोर्स ऑफ वैक्यूम को डिवाइड करें फोर्स ऑफ मीडियम पर, मैं करके दिखाता हूं। अगर क्या करें, यानी मैं ये कहता हूं कि फोर्स ऑफ वैक्यूम हम डिवाइड करें फोर्स ऑफ किस पर? मीडियम पर, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइड हो 1/4 एप्सिलॉन और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसको उल्टा करके लिखें यानी 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर नीचे Q1 Q2, तो ये Q2 Q1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इसके साथ 4 के साथ, तो यहाँ पर जो है क्या रह जाएगा? एप्सिलॉन, और नीचे पर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, या इससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ मीडियम जो है वो बराबर है फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव permittivity. Relative permittivity means to compare the permittivity of other medium to the vacuum. तो ये हमारे पास जो है कूलम लॉ के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। उम्मीद है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की आपको समझ आ गई होंगी। अगर इनमें से अब भी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो, या कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें चीज़ों को, अब वीडियो अच्छे से बनाएं। इंशाल्लाह ये आगे जब जाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर इट टू अदर पीपल, ताकि उसको भी इसका जो है एडवांटेज जो है वो हासिल हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।